नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला के इस लाइव में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बात होगी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की कि वहां पर क्या स्थिति है। ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी वहाँ पटरी पर लौट रही है, लेकिन अगर बात की जाए छात्रों के आंदोलन की तो वो तो अभी भी जारी है। हिंदू अल्पसंख्यकों का मुद्दा भी वहाँ पर है और जन्माष्टमी है आज, तो ये चर्चा और भी महत्वपूर्ण है वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं और जन्माष्टमी हम मिलकर सौहार्द के साथ मनाएंगे। लेकिन असली तस्वीर बांग्लादेश से क्या उभर कर सामने आ रही है? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल पूछा अभिलाषा, और लगभग कुछ देर पहले यही सवाल मैंने बांग्लादेश के अंदर जो एक हिंदू पत्रकार हैं उनसे पूछा था। उनका कहना था कि जब मैंने पूछा कि आज तो जन्माष्टमी है, कैसी मन रही है जन्माष्टमी बांग्लादेश में, तो उनका कहना था कि बहुत उदासी और बहुत सहमे हुए माहौल के अंदर वहाँ पर जन्माष्टमी मन रही है। यानी भारत में एक तरफ जहाँ जन्माष्टमी का उत्सव है अलग अलग जगह पर, लेकिन बांग्लादेश का हिंदू समुदाय जो है वो वहाँ पर सहमा हुआ है, डरा हुआ है। और जिस तरीके से वहाँ मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं और अभी भी वो सिलसिला रुका नहीं है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रिपोर्ट्स बताती हैं कि दूर दराज के इलाकों में, ढाका और उसके आसपास के इलाकों में, खुलना में, दिनाजपुर में, इन बड़े शहरों के अंदर, चिटगांव के अंदर भले ही घटनाएं अभी नहीं हो रही हों, लेकिन जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके की घटनाओं का सिलसिला अभी भी बरकरार है। जहाँ तक जो सवाल था आपका कि बांग्लादेश में हालात दरअसल क्या हैं, मैं आपको बताऊँ कि अब से करीब कहा जाए कि 24 घंटे पहले बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर ढाका के अंदर प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ है। और जो बांग्लादेश अंसार है, एक तरीके के वहाँ का पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्होंने एक ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। सेक्रेटरीट को एक तरीके से उन्होंने बंधक बना लिया था और वहाँ पर जो कर्मचारियों की छुट्टी शाम को 6-7 बजे के आसपास हो जाती है, वो कर्मचारी वहाँ से रात को 10:30 बजे निकल पाए थे। और इस मुद्दे को लेकर जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन छात्रों और अंसार के जो कर्मी थे उनके बीच में टकराव हुआ है और बाद में सेना को दखल देना पड़ा है। 40 से ज़्यादा लोग इसके अंदर घायल हुए हैं। और उसके बाद जो बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, उसके जो लीडर हैं सर्जिस आलम की तरफ से आज अभी कुछ देर पहले मैं उनका पोस्ट देख रहा था, उसमें उन्होंने कॉल दिया है कि इन तमाम चीज़ों को हमें प्रोटेस्ट करना है और आज रात को एक बार फिर ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर जो है बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया है। तो ऐसे में फिलहाल बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर अव्यवस्था ज़्यादा नज़र आ रही है, विरोध प्रदर्शन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बजाय कि व्यवस्था के। तो जिस जिंदगी के पटरी पर लौटने की आप बात कर रही थी, वो पटरी पर कैसे लौटेगी, इसके लिए कई चुनौतियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं और बाकायदा एक पूरी मशीनरी काम कर रही है। एक तरफ बांग्लादेश के अंदर सैलाब की स्थिति है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ की स्थिति है, बारिश का मौसम है और इस बारिश और बाढ़ के बीच में एक दूसरी तरफ एक आग जल रही है और वो आग है हिंसा की आग, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। और इतनी अफरा तफरी है, इतनी अव्यवस्था है कि अब से कुछ देर पहले की रिपोर्ट में देख रहा था, उसके अंदर एक टायर फैक्ट्री के अंदर ज़बरदस्त आग लगी है और करीब 175 लोग उसके अंदर लापता बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि कर्मी नहीं हैं, बल्कि वो वहाँ पर लूटपाट करने के लिए गए थे और दो गुटों के बीच में लूट करने के लिए गए, दो गुटों के बीच में कुछ टकराव हुआ और बाहर जो गुट था उसने आग लगा दी और करीब 175 लोग जो हैं वो लापता हैं, जो कि स्थानीय रिपोर्ट्स बता रही हैं। अब ये कौन लोग हैं, किस तरीके से, क्या उसमें कर्मचारी भी हैं, ये कहना मुश्किल है, लेकिन लूटपाट, हिंसा, आगजनी, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की रिपोर्ट्स कई जगह से आ रही हैं। तो क्या वाकई में आज जबकि आप और हम बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में आए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस 20 दिन बाद भी बांग्लादेश पटरी पर लौट रहा है या नहीं लौट रहा है, व्यवस्था किस दिशा में जा रही है, क्या वहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो स्थापित हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ये अभी भी असमंजस का एक बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल। और अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में से देखें तो भारत की स्थिति अभी बांग्लादेश को लेकर संबंधों के संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की भी बयान सामने आते रहते हैं और मोहम्मद यूनुस के बारे में कहा जाता है कि उनका अलाइनमेंट उस तरफ हो सकता है। चीन भी एक बड़ा फैक्टर है। तो हम अपने पड़ोसी मुल्कों में अगर अपने अलाइनमेंट को देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत के लिए अभी चुनौतियाँ भी क्या क्या हैं? देखिए, भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पुराने भी हैं और बांग्लादेश की पैदाइश से जुड़े हुए हैं अभिलाषा, और 4096 किलोमीटर, यानी भारत की अगर सबसे बड़ी ज़मीनी सरहद किसी एक मुल्क के साथ लगती है तो उसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ इतनी लंबी बड़ी इतनी बड़ी सीमा होने के कारण भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं। साथ ही बीते 2 दशकों के अंदर भारत ने बहुत सारे लाइन ऑफ क्रेडिट, भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं। इसलिए भारत के लिए बांग्लादेश के संबंध और बांग्लादेश के लिए भी भारत की अहमियत काफ़ी बड़ी है, जिसे नज़रअंदाज मोहम्मद
यूनुस भी नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के बुलावे पर वो 17 अगस्त को जो बैठक हुई थी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, उसके अंदर मोहम्मद यूनुस ने शिरकत भी की थी, वो इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि क्या 84 बरस के मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को संभाल पाने की स्थिति में है? बांग्लादेश का असली रूलर है कौन? बांग्लादेश को चला कौन रहा है, संभाल कौन रहा है? भारत के सामने भी ये असमंजस का सवाल इसलिए है क्योंकि आखिर डील किससे किया जाए, कैसे किया जाए, और जिससे डील किया जाए क्या वो तमाम जो बातें कह रहा है आपसे वो उन्हें ज़मीन पर इंप्लीमेंट करने की स्थिति में है? यानी अगर मोहम्मद यूनुस कहते हैं कि भाई हिंदुओं के खिलाफ हम हमले नहीं होने देंगे, तो क्या उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इसे ज़मीन पर इंश्योर कर पाएं? क्या वो जो स्टूडेंट्स जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो छात्र हैं, क्या वो पूरी तरह से मोहम्मद यूनुस के कहने में हैं, या कितना कमांड एंड कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या बांग्लादेश की फ़ौज चला रही है बांग्लादेश को, या मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं? वहाँ पर सरकार कब आएगी, वहाँ पर चुनाव कब होगा? ये तमाम चीज़ें बहुत ही इस समय धुंधली नज़र आ रही हैं। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि भारत के लिए एक चिंता इस चीज़ की भी है कि बाकायदा एक पूरा एपरेटस, एक बड़ा सिस्टम काम कर रहा है जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को, जो भारत विरोधी भावनाएं हैं, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मुद्दा लीजिए आप सैलाब का ही, बाढ़ का मौसम देखिए, ये बारिश का मौसम है, भारत के भी कई इलाकों के अंदर बाढ़ आ रही है, और चूंकि बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम में आता है, करीब 54 नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहती हैं, यानी भारत से वो नदियां होकर गुजरती हैं और बांग्लादेश के रास्ते फिर वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं। इन 54 नदियों में से कई का पानी कई डाउनस्ट्रीम में जाता है, और इसलिए बांग्लादेश के अंदर जो बाढ़ आई है उसके लिए एक बाकायदा एक पूरा कहा जाए भारत विरोधी मैकेनिज्म चलाया जा रहा है कि हर चीज़ के लिए भारत को दोष दीजिए, भारत के खिलाफ बयानबाजी करिए, और बाढ़ के लिए भी भारत के माथे पर तोहमत लगाई जा रही है। जबकि बाकायदा भारत और बांग्लादेश के बीच में वाटर ट्रीटी है और बाकायदा एक प्रोटोकॉल है जिसके अंदर कई जगह तो रियल टाइम जो है वो इंफॉर्मेशन और जो वाटर डेटा है वो शेयर किया जाता है। यानी अगर पानी बढ़ता है भारत के किसी रिजर्वायर में तो बांग्लादेश को इसकी सूचना दी जाती है। अगर फ्लड गेट खोले जाते हैं, दम्बूर बांध का ही आप अगर उदाहरण लें, जिसको लेकर बांग्लादेश में बहुत सारी बातें कही गई, हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया और स्पष्टीकरण भी जारी किया गया। इस दम्बूर बांध को भी अगर आप देखें तो ये त्रिपुरा का जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है वहाँ से 120 किलोमीटर दूर है, यानी त्रिपुरा के अंदर है वो, लेकिन वो सीमा से 120 किलोमीटर दूर है। वो 30 किलोमीटर की डेप्थ पे है, यानी किसी ऐसी जगह पर है जहाँ से पानी बहुत आसानी से बांग्लादेश के अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि बांग्लादेश में बाढ़ आ रही है, बांग्लादेश के इस पूरी बॉर्डर के अंदर अगर आप 120 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच देखें तो इस 120 किलोमीटर के त्रिपुरा से लगे हुए 120 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर 3 मॉनिटरिंग स्टेशन है। इन तीनों मॉनिटरिंग स्टेशन में से एक जो अनपुरा का मॉनिटरिंग स्टेशन है उसका तो रियल टाइम डेटा बांग्लादेश को दिया जाता रहा। भारत का जो मौसम विभाग है वो लगातार बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर लगातार अपने अलर्ट देता है, सार्वजनिक तौर पर भी बयान जारी किए जाते हैं। लेकिन ऐसे में फिर भी इस बाढ़, बारिश और मानसून के मौसम को भी एक बहाना बनाया जा रहा है ताकि भारत विरोधी जो भावनाएं हैं वो भड़काई जा सके। तो इस समय जो बांग्लादेश के अंदर हालात हैं, आपको ध्यान होगा कि 2008 के अंदर एक जो ब्लॉगर थे राजू हल्दर, उनकी मौत हुई थी, और उनका जो प्राइम एक्यूज था, अब से कुछ देर पहले उसे जो है आज जेल से रिहा कर दिया गया। 2013 में उसे एंटी टेरर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें बांग्लादेश में इस समय ऐसी हो रही हैं जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली हैं। लेकिन फिर भी भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी गहरे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए भारत पूरे एहतियात के साथ में और लगातार संपर्क के साथ में बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ना चाहता है। हम अपना इंटेंट जता चुके हैं कि बांग्लादेश के किसी भी निज़ाम के साथ में, व्यवस्था के साथ में हम सहयोग करना चाहते हैं। हम बांग्लादेश के लोगों के साथ में संवाद और सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है, ताली के 1 हाथ से नहीं बजती। जी बिल्कुल। और लेकिन कुछ पड़ोसी मुल्क के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो वैसा ही रहा है। मालदीव के मामले में हमने देखा चीन का पूरा इन्फ्लुएंस उनके ऊपर रहा है। श्रीलंका के मामले में भी ऐसा देखने को मिला था। क्या, और पाकिस्तान तो हम जानते ही हैं कि पूरी तरीके से चाइना की तरफ अलाइंड है, उनके कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चाइना के साथ। क्या बांग्लादेश के मामले में भी फूक के कदम रखने की ज़रूरत है भारत को अपने डिप्लोमेसी में चाइना को देखते हुए?
देखिए, चाइना ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, बहुत सारे फोर्सेस कई बार किसी घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसलिए देखिए, द्विपक्षीय संबंधों का जहां तक सवाल है, भारत और बांग्लादेश के संबंध, बांग्लादेश की पैदाइश जो 1971 में हुई थी वो भारत की मदद से हुई थी, भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद हुई थी, और बांग्लादेश के जो मुक्ति आंदोलन के बाद से। लेकिन जिस तरीके से हाल के कुछ सालों के अंदर या कहा जाए कि बीते कुछ सालों के अंदर संबंध बहुत अच्छे हुए, भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा जो है वो डिमार्केट हुई, और ये एक बड़ा लैंडमार्क चीज़ थी, क्योंकि 4096 किलोमीटर में अगर आपको यही तय नहीं हो कि सरहद कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, फॉरवर्ड एरियाज़ और एनक्लेव्स आपने भी पढ़ा है और जानती हैं आप भी कि फॉरवर्ड एरियाज़ और एनक्लेव्स थे दोनों देशों के बीच में, तो उस बॉर्डर को सेटल करना, भारत ने अपनी ज़मीन देकर इस सीमा समझौते को डिमार्केट किया है। यानी इसमें भारत ने दिया ज़्यादा है, लिया कम है। उसके बावजूद जिस तरीके का घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला है, जिस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट को फ्यूल करने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित रूप से भारत के लिए कुछ चिंता की लकीरें ज़रूर बढ़ाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर भारत की तरफ से एक राइट मैसेजिंग जो की जा रही है वो यही है कि हम बांग्लादेश के लोगों के साथ में हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारी रेल परियोजनाएं थीं, बहुत सारे जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर कुछ उनकी जो स्पीड है वो कम हो सकती है। हमें उसके अंदर कॉशियस रहने की ज़रूरत है। साथ ही हमें इस बारे में भी एहतियात रखने की ज़रूरत है कि आखिर बांग्लादेश में निज़ाम कौन सा आता है, व्यवस्था कौन सी आती है, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस तो केवल अंतरिम है, वहाँ पर अंतरिम प्रशासक हैं, और उसके बाद बांग्लादेश के अंदर वाकई में चुनाव कब होंगे, वहाँ पर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कौन सी आती है, वो आती है तो किस प्रक्रिया के तहत आती है। साथ ही उसमें कट्टरपंथी ताकतें जो कि जिन्हें एंटी टेरर, सो कॉल्ड एंटी टेरर एक्ट या आतंकवाद निरोधी कार्रवाई के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें जेल में डाला गया, उनकी रिहाई का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये लोग समाज में आने के बाद वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, राजनीतिक दलों की जो धुरी बनती है वो क्या और कैसे बनती है, ये तमाम चीज़ें, तमाम फैक्टर्स होंगे जो कि भारत की बांग्लादेश के प्रति होने वाली जो नीति है उसको प्रभावित करेंगे, और बहुत हद तक कहा जा सकता है कि उसे तय भी करेंगे। क्योंकि अभी तो ये देखना बाकी है कि आखिर बांग्लादेश में होना क्या है। बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन भारत पूरी तरीके से वहाँ नज़र बनाया हुआ है। तो तीनों जो बड़ी खबरें थी, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ थी, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई हो, हिजबुल्ला और इजराइल के बीच जारी युद्ध हो, या फिर बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उस पर, प्रणय आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पर हमें अपडेट देने के लिए। कई अहम जानकारी आपने हमें इन मुद्दों से जुड़ी हुई दी है। अमर उजाला पे लगातार जारी है ताज़ा अपडेट, देश और दुनिया की खबरों से जुड़ी हुई लेते रहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।